बच्चों अभी तक जितनी भी हमने बातचीत करी, जितना भी मोशन पढ़ा या गति पढ़ी, ये सारी की सारी बातचीत जो वैध है, हमने कहा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। पर अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि एक बिंदु द्रव्यमान या बिंदु वस्तु ना हो, तब क्या होगा? मान लीजिए आप मोशन देखना चाहते हैं एक डस्टर का, तो कैसा मोशन होगा? अगर मैं इसे फेंकूं तो ये किस टाइप के मोशन में रहेगा? चलिए देखें एक बार। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल से ग्रेविटी में फेंकूं तो उसका पाथ परवल है। तो वास्तव में क्या इसके हर एक बिंदु का पाथ जो है प्रोजेक्टाइल है, या कोई एक स्पेशल पॉइंट है जिसका पाथ परवलयाकार है? सोच के बताइए, क्या हर एक बिंदु का मैं कहूं पथ जो है प्रोजेक्टाइल रहा? जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरीके से डस्टर को फेंका तो ये डस्टर रोटेट करता हुआ जा रहा है। ये डस्टर बच्चों रोटेट करता हुआ जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो क्या इसके हर एक बिंदु का पथ जो है, जिस बिंदु जो पथ है, जो बिंदु है जो चल रहा है, उसका जो पथ है, क्या वो परवलयाकार रहा? या किसी एक बिंदु को अगर हम ध्यान से देखें और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बच्चों वो परवलयाकार लग रहा है, हमें तो ये परवलयाकार लग रहा है, लेकिन इस बिंदु का क्या परवलयाकार रहा? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो बच्चों इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास बड़ी बिंदु, आपके पास बिंदु द्रव्यमान ना हो कि कोई बड़ी बॉडी है, तब तो चीजें अलग हो जाती हैं। तब मोशन को कैसे ऑब्जर्व करें? एक और एग्जांपल से समझते हैं कुछ और चीज। मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है जो एक सरफेस पे रखी, एक डंबल समझ लें आप। ये डंबल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है सरफेस पे। अगर मैं इस डंबल पे यहां फोर्स लगाऊं तो आपको देखने को मिलेगा इसकी यहां पर चलने के साथ साथ इसकी घूमने की भी टेंडेंसी होगी। ये रोटेट करेगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, किसी एक बिंदु के चारों तरफ ये घूर्णन गति करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब अगर मैं बल यहां लगाऊं तो ये फिर से रोटेट करेगा। मैंने यहां से बल हटा दिया, बल यहां पे लगाया, फिर से ये घूमने की कोशिश करेगा। मैंने बल की स्थिति फिर से बदली और देखो यहां लगाया तो अब ये घूमने की कोशिश नहीं करेगा, अब ये सीधा चलता चला जाएगा। इसमें बिल्कुल मैंने कहा ये भी एम द्रव्यमान, ये भी एम द्रव्यमान, यहां से वस्तु सीधे चलती चली जाएगी, इसमें घूर्णन प्रकृति नहीं होगी या घूमने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसा क्यों? या फिर जो पहला वाला हमने मोशन पढ़ा था, क्या उससे हमें एक बात समझ में आती है कि जैसे ये ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जा रहा था ना, ऐसे करके गोल गोल घूमता हुआ जा रहा था, तो एक बिंदु था जो इसका मिड पॉइंट था, वो एक परवलय के पथ पे चला। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि शायद हम ये मान सकते हैं उस बिंदु पर जिसका पथ वास्तव में परवलयाकार था, हम ये मान सकते हैं कि सारा का सारा द्रव्यमान वहीं केंद्रित है, और उसी बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। द्रव्यमान केंद्र वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर हम यह मान सकते हैं कि वस्तु का सारा द्रव्यमान इसी बिंदु पर स्थित है। बिल्कुल सिंपल और एकदम आसान बात है ये समझने के लिए। तो हम इसको लिख भी लेते हैं कि क्या है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। यह वह काल्पनिक बिंदु है जहां पर किसी निकाय का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ये माना जा सकता है बच्चों। अब कैसे निकालते हैं? अब उससे पहले
ये जरूरी नहीं है कि जो द्रव्यमान केंद्र हो ये वस्तु में ही स्थित हो। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु में या वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है। एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब देखो किसी भी बॉडी की यानी कि किसी भी वस्तु की उसके द्रव्यमान केंद्र क्या है कि चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिसका इसका जितना भी द्रव्यमान है ये अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी को गिर गई, किसी बॉडी को ऐसे रोटेट करूं यानी कि घुमाऊं, तो एक बिंदु के चारों तरफ देखो, आप देखो किसी एक बिंदु के चारों तरफ ये वस्तु घूमती हुई प्रतीत होती है और वही बिंदु आपका द्रव्यमान केंद्र होता है। ठीक है, जिस बिंदु के चारों तरफ वस्तु घूमने की प्रवृत्ति रखती है। लेकिन अगर हम उस बिंदु पर ही बल लगाएं तो क्योंकि इस बिंदु के बाद सारी की सारी घूमने की प्रवृत्ति क्या होती है, इसी के, तो ये बिंदु की घूमने की प्रवृत्ति नहीं होती। आप बात को समझे, बाकी सारी बिंदुओं की घूमने की प्रवृत्ति है लेकिन इस बिंदु की घूमने की प्रवृत्ति नहीं है जिसके अबाउट या जिसके चारों तरफ वस्तु घूम रही है। ठीक, मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि ये वस्तु है, इसको मैंने घुमाया तो ये देखिए इसके सारे के सारे बिंदु जो हैं, अगर हवा में ऐसी घुमाया सारे के सारे बिंदु घूमने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, लेकिन किसी एक बिंदु के चारों तरफ, जैसे ये बिंदु है इसके चारों तरफ ये भी घूमने की इधर प्रवृत्ति रख रहा है, मान लो ऐसे घुमा रही है ये, लेकिन ये घूमने की प्रवृत्ति नहीं रख रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ वस्तु घूमती है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ वस्तु की घूमने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि अगर मैं द्रव्यमान केंद्र के अलावा कहीं भी बल लगाऊंगा वस्तु पर और वस्तु मुक्त है, फ्री है, तो वो अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति रखेगी। लेकिन अगर मैं वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के ऊपर बल लगाऊंगा तो देखो यहां पर पहले ही मैंने बताया आपको, इसकी द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति होती है लेकिन द्रव्यमान केंद्र नहीं घूमता, तो अब वस्तु जो है एकदम सीधे चलेगी। या फिर मैं कह सकता हूं यहां पर कुल घूमने की, अगर मैं बल लगा रहा हूं तो वस्तु की कुल घूमने की प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। ठीक, तो वस्तु सीधे चलती है। आपके लिए मैं बच्चों एक टास्क दे रहा, क्या करना, अपना पेन लेना या कोई भी एक छड़ ले लेना जो एक समान हो, आप इसको इधर से बल लगा के देखना तो ये कैसी चली, या फिर बल इधर लगा के देखना तो कैसे चली। अब क्या करना, बल ठीक बीच वाले बिंदु पर लगाना, एक समान छड़ लेना या बिंदु से हल्का फुल्का उधर देख सकते हो, तो देखना तो वस्तु कैसी चली, किस परिस्थिति में वस्तु की घूमने की प्रवृत्ति शून्य रही, ये आप लोग जान के मुझे बताइएगा। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की और चर्चा करते हैं, पहला इतना लिखिए आप लोग। तो बच्चों देखते हैं अब द्रव्यमान केंद्र की गणना कैसे करें, हम लोग कैसे निकालें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र। अब देखिए वस्तु या निकाय का हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो एक एक करके बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं पेन मार्कर की बात करूं बच्चों तो इसमें द्रव्यमान हर एक बिंदु पर है, लेकिन अगर मैं किसी गैस का या बादल का द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहता हूं तो देखो क्या होता है, गैस के एक अणु तो यहाँ है और बीच में कुछ नहीं, दूसरा अणु यहाँ है, तीसरा अणु यहाँ है, तो हम कह सकते हैं भाई जो ये हमारा निकाय है ये विभक्त कणों से मिलकर बना है, यानी कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ऐसे निकाय का हम किस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं, आइए बच्चों इसकी चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक विभक्त किरणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहते हैं, यानी कि स्पेस में यहां पार्टिकल है, फिर यहां पार्टिकल है, फिर यहां पार्टिकल है, फिर यहां पार्टिकल है, बीच में इन पार्टिकल्स के बीच में और कुछ भी नहीं है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया के बल से जुड़े हुए हैं। तो गैस है, गैस में एक अणु यहाँ है, दूसरा अणु यहाँ है, तीसरा अणु यहाँ है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर स्थित है मान लेते हैं।
तो भाई मानना क्या ऐसे ही होता है गैस के अंदर। तो हम कैसे निकालेंगे इस पूरे गैस के बादल का द्रव्यमान केंद्र? तो देखिए, मान लीजिए पहला द्रव्यमान जिसका मान m1 है, इसका स्थिति सदिश r1 है। इसी तरीके से कोई दूसरा द्रव्यमान है m2 है, इसका स्थिति सदिश r2 है। ऐसे ही कोई m3 मास है, स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर इसकी जो है बेटा r3 है। कोई nth मास भी है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है rn वेक्टर है। इस पूरे निकाय में बच्चों, इस पूरे निकाय में n मासेस हैं, तो इन n मासेस का, इन n द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा बच्चों, हम ये जानना चाहते हैं। तो तरीका समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या तरीका है, माना कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है, तो हम लिख देते हैं, मतलब RCM जो बता रहा है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति बता रहा है आपके मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आपका RCM क्या है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ठीक है बच्चों, ये आपका RCM हो गया। अब देखिए RCM का जो मान आता है, ये आता है m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, mn rn वेक्टर बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। तो क्या है, पहला द्रव्यमान गुणा उसका स्थिति सदिश, दूसरा द्रव्यमान गुणा इसका स्थिति सदिश, तीसरा द्रव्यमान गुणा इसका स्थिति सदिश इसी तरीके से nth द्रव्यमान और उसका आपका स्थिति सदिश का गुणनफल करा और उनको ऐड कर दिया। नीचे निकाय का कुल द्रव्यमान भी हमने उससे भाग दे दिए। तो m बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, m बराबर लिख सकते हैं m1 प्लस mn तक, जिसे हम लिख सकते हैं निकाय का कुल द्रव्यमान। निकाय का कुल द्रव्यमान लिख सकते हैं कैपिटल M को। तो अब इसी सूत्र को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, mi ri वेक्टर समेशन i रेंजिंग फ्रॉम 1 to n बटे समेशन mi i 1 to n। सेम चीज आपने ये कक्षा 10 में पढ़ी होगी, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है भाई। i का पहले रखेंगे 1, फिर प्लस का साइन, फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे, m2 r2 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 रखेंगे, m3 r3 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 4 रखेंगे, m4 r4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से RCM को हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो हम ये लिख सकते हैं समेशन mi ri वेक्टर i 1 to n बटे कैपिटल M, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना आपकी m1r1 बच्चों, देखो आपको ज्यादातर ये किताबों में मिलेगा नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। ये m1r1 द्रव्यमान आघूर्ण, यानी कि मोमेंट ऑफ मास कहलाता है। मोमेंट ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। तो किसी भी द्रव्यमान का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कुल, मतलब किसी भी बॉडी का या किसी भी निकाय का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुल जो आपका द्रव्यमान आघूर्ण है, यानी कि द्रव्यमान आपका आघूर्ण यानी कि मास मूवमेंट है, वो 0 होता है। ठीक, क्या बताया फिर से ध्यान से सुन लो बच्चों। किसी भी निकाय का सेंटर ऑफ मास के चारों ओर द्रव्यमान आघूर्ण 0 होता है। ठीक, आसान बात है, याद रख सकते हैं हम इसको, हमें ज्यादा इससे यूज नहीं करना है। ठीक है, बस समझ के चलना है। एक पॉइंट ये भी, द्रव्यमान आघूर्ण अपोज करता है, किस चीज का विरोध करता है, जैसे इनर्शिया स्टेट चेंज का, इसी तरीके से द्रव्यमान आघूर्ण एंगुलर डिस्फ्लेक्शन यानी कि कोणीय विस्थापन का विरोध करता है। बाकी बातें हम डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे की बात करते हैं।
भाई अब द्रव्यमान केंद्र की बातचीत हो गई भाई, ये बात हमने कर ली कि भाई ये माना जा सकता है कि सारी की सारा जो द्रव्यमान है वस्तु का एक बिंदु पर केंद्रित है, और इस बिंदु पर अगर मैं बल लगाऊं तो जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी या स्थिति होगी वही पूरी बॉडी की स्थिति होगी, वही पूरी आपकी वस्तु की गति होगी। मतलब अगर मैं सारे वस्तु पे लग रहे बलों को केवल द्रव्यमान केंद्र पर लगा दूं तो जो द्रव्यमान केंद्र का मोशन होगा यानी कि गति होगी वो पूरे संपूर्ण बॉडी की यानी कि आपके संपूर्ण वस्तु की वैसे ही होगी। तो ये एक हमने कुछ बातें जान ली द्रव्यमान केंद्र की। तो हमने ये माना भाई ये एक बिंदु है। अब बिंदु है तो समस्या ये आगे की आती है, तो इस बिंदु की स्थिति भी होगी, तो हमने वो स्थिति निकालना सीखी। लेकिन स्थिति अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में देना चाहते हैं तो कैसे दें? अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था फॉर्मूला आर सी एम वैक्टर, यानी कि वह स्थिति सदिश जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को बताता है। ध्यान से देखिएगा, यहां लिख दे रहा हूं, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 mn बटे टोटल मास कैपिटल है। अब मान लीजिए आपका जो पहला द्रव्यमान था, ये आपका जो पहला द्रव्यमान है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। इसी तरीके से जो दूसरा द्रव्यमान है इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसी तरीके से जो तीसरा द्रव्यमान है या मैं कह दूं nth द्रव्यमान है, इसके जो स्पेस में कोऑर्डिनेट है xn yn zn। ये आपकी z y x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। तो भाई पहला स्थिति सदिश किस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, पहला स्थिति सदिश कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, r वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। r2 वेक्टर को लिख सकते हैं x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। इसी तरीके से rn वेक्टर को लिख सकते हैं xn i कैप yn j कैप zn k कैप। ठीक है बच्चों, अब हमने ये वैल्यू रख दी तो हमें क्या मिला? RCM। अब RCM भी तो है क्या? एक बिंदु तो है। मान लिया इस पूरे निकाय का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका XCM, YCM, ZCM बिंदु पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां से देख लिया भाई, तो हमारा RCM का जो पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश होगा ये होगा XCM I कैप YCM J कैप ZCM K कैप। तो हमने ये वैल्यू रख दी तो यहां लिखेंगे XCM I कैप YCM J कैप ZCM K कैप बराबर M1 X1 I कैप Y1 J कैप Z1 K कैप। इसी तरीके से सारे लिखते हुए लिख देंगे MN XN I कैप YN J कैप ZN K कैप बटे कैपिटल M। अब हम लोग ये जानते हैं, इतने समझदार हैं हम लोग कि हमें पता है कि भाई आई कैप के साथ आई कैप वाला जुड़ेगा, जे कैप के साथ जे कैप वाला जुड़ेगा और के कैप के साथ के कैप वाला। तो हमने वही काम किया यहां पर। तो बेटा ये आपका हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 mn xn। सारे x वाले एक तरफ आई कैप के साथ आ जाएंगे, m1 y1 mn yn सारे y वाले एक तरफ आ जाएंगे, m1 z1 mn zn सारे z वाले एक तरफ आ जाएंगे और बटे टोटल मास। ये आ गया आपका XCM YCM XCM प्लस XCM। अब आप क्या करें, आई कैप और आई कैप वालों को कंपेयर कर लें तो क्या लिखेंगे? XCM की वैल्यू आ गई भैया, कितनी आ गई XCM की वैल्यू? m1 x1 प्लस m2 x2 mn xn बटे बेटा टोटल मास। ये XCM की वैल्यू आ गई। अब देखो YCM में यहां लिख रहा, YCM
बराबर हो गया M1 Y1 प्लस M2 Y2 MN बटे टोटल मास। ZCM बेटा क्या हो गया, M1Z1 MNZN बटे टोटल मास। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब कुछ विद्यार्थियों को ये कठिन लग रहा होगा डेरिवेशन, तो घबराने की नहीं, आसान एक डेरिवेशन भी मैं बता देता हूँ इसका, फटाफट पहले से नोट करो, इसका आसान वाला डेरिवेशन देखते हैं। तो बच्चों हमने देखो क्या पढ़ा था, हमने ये आरसीएम का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समेशन MI/RI टोटल मास, और यहां पर I की वैल्यू 1 से n, ये पढ़ा था हमने। अब हमारा RI कोई आयत पार्टिकल है, आयत कण है, उसका पोजीशन वेक्टर है RI, और उसका द्रव्यमान है MI, और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है XI I कैप, YI J कैप, ZI K कैप, ये है। तो अब देखें RCM, अब RCM फिर से एक बिंदु है, तो इसका स्थिति सदिश इस तरीके से लिखा जा सकता है, ZCM K कैप MI, अब यहां पर जो है समेशन और लगा लें आप, तो ये हो जाएगा समेशन MI, RI को लिख सकते हैं XI I कैप, YI J कैप ZI K कैप बटे कुल द्रव्यमान, और I की वैल्यू 1 से n तक। अब कंपेयर कर लो, तो क्या लिखेंगे, XCM बराबर क्या लिखेंगे भाई, I कैप के साथ I कैप वाला कंपेयर किया जाएगा, तो समेशन MI XI I 1 से n तक, नीचे कैपिटल M। अब देखो J कैप वाला कंपेयर कर लो, तो MI इंटू YI, फिर क्या साथ में आएगा, ये समेशन आएगा, और नीचे क्या बटे में आएगा, कैपिटल M आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, YCM। यानी कि ये बताएगा द्रव्यमान केंद्र का Y कोऑर्डिनेट कितना है, इससे पता चलेगा YCM से। ZCM की भी बात कर लेते हैं भैया, तो ZCM भाई Z वाले कंपेयर कर लो, ये K कैप वाले कंपेयर कर लो, तो ZCM बराबर आ गया समेशन I 1 से n MI ZI बटे कैपिटल M, ये आ गया ZCM। पूरा ये चीज भाई समझ में आ गई हमें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और देखना चाहोगे और देख लो, तो पहले से नोट करो फिर और बताता हूं क्या लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिख सकते हैं, और XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 MN XN बटे कुल द्रव्यमान कैपिटल है। YCM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 MN YN बटे कुल द्रव्यमान कैपिटल है। ZCM यानी कि आपके द्रव्यमान केंद्र का Z कोऑर्डिनेट M1 Z1 M2 Z2 MN ZN बटे कुल द्रव्यमान, ये हो गया आपका द्रव्यमान केंद्र की गणना करने का तरीका। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, z कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। अब इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम केवल अगर दो द्रव्यमान दे रखे हैं, यानी कि एक ऐसा निकाय है जिसमें दो द्रव्यमान है, सिंपल टू बॉडी सिस्टम। ठीक है, आपके दो पिंड निकाय की बात करेंगे अब, कि किस तरीके से उसका सेंटर ऑफ मास देखें, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इस वीडियो में काफी है, बहुत कुछ है याद करने के लिए। शॉर्ट नोट्स में इसे जरूर लिखें, मेहनत से पढ़ें, अपने देश के लिए पढ़ें। मैं चलता हूं, बाय बाय, जय हिंद।